Hi everyone. So in this video we are going to see one shot revision of chapter number 7, 8 and 9 क्लास 6 की हिंदी जो मल्हार टेक्स्ट बुक है उसके 3 चैप्टर्स हमने लिए हैं। इसमें समरी, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याकरण वाला पार्ट हम देखने वाले हैं। सो और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं आपके एग्जाम में प्लीज लेट मी नो ताकि मैं उनका भी वन शॉट रिविजन बना दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ। और साइंस की भी मैंने जो वन शॉट रिविजन वीडियो है वो अपलोड कर दी है। सो मैं आई नो कि वहां पर आप लोग कॉमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि किड्स कैटेगरी में वो वीडियो है। इसका कमेंट सेक्शन ऑन है तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं और कौन कौन सी वीडियोस बनानी है। ओके चलिए 7 चैप्टर जलाते चलो, ये एक पोएम थी तो इसकी हम समरी देख लेते हैं, यानी सारांश, व्याकरण पाठ और अभ्यास प्रश्न देख लेंगे। तो सबसे पहले कविता का हम भावार्थ देखते हैं, पैराग्राफ वाइज देखेंगे, थोड़े थोड़े लाइनों का हम पहले भावार्थ देखेंगे फिर आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तो जलाते चलो पोएम थी। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। सो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि प्रेम और स्नेह से भरे दीपक जलाते रहना चाहिए क्योंकि इन्हीं से संसार का अंधेरा दूर होगा। तो यहाँ पर प्रेम और स्नेह से भरे दीपक जलाने की बात हो रही है। ठीक है, देन विज्ञान के विकास के बावजूद दुनिया में निराशा और अंधकार फैला हुआ है। वैसे तो हमें हर तरफ रोशनी दिख रही है, लाइट्स जल रही है क्योंकि विज्ञान का डेवलपमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, बट फिर भी निराशा और अंधकार हर तरफ फैला हुआ है। बिना स्नेह के जलने वाले बिजली के दीपक जो है सही रास्ता नहीं दिखा सकते। इसीलिए मानवीय संवेदनाएं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं। देन नेक्स्ट हमने देखा था, जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो यहाँ कवि मनुष्य को संबोधित करते हैं और बोलते हैं कि उसी ने सबसे पहले अंधकार को चुनौती दी थी, दीप जलाकर उसने जीवन का मार्ग बनाया। निरंतर प्रयास करते रहने से अंधकार जैसी जो नदी है वह भी पार की जा सकती है। मतलब प्रयास हमें निरंतर कंटिन्यूअसली हमें कोशिश करते रहना चाहिए और एक दिन उजाले का किनारा हमें अवश्य मिल जाता है। मतलब जो निराशा है वो ज्यादा समय तक नहीं रहती, हमें आशा और खुशी एक न एक दिन जरूर मिलती है। देन युगों से ही तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए द्वीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो देव गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। इन पंक्तियों में बताया गया है कि मनुष्य ने युगों से अंधकार के विरुद्ध अनेक दीप जलाए हैं। मतलब जब भी वो हारा है तो कोई न कोई प्रयत्न उसने किए, हार नहीं मानी है और कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों ने कई दीप बुझा दिए हों। मतलब कई अटेम्प्ट्स हो सकता है ऐसे कि हम नहीं कोशिश कर पाए हों उतनी जितना हमें चाहिए या नहीं हो पाया हो हमसे, फिर भी जो दीप स्वयं जलकर बुझ गए उन्होंने संसार को प्रकाश का मार्ग दिखाया। देन लास्ट हमने देखा था, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी, जली जो प्रथम बार लौ दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो यहाँ पर ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा ये कविता, बहुत प्यारी कविता लिखी गई थी। तो यह जो भाग है इसमें बताया गया आशा और विश्वास, इससे बहुत ज्यादा ये जो पार्ट है भरा हुआ है। कवि कहता है कि दीपक और तूफान का संघर्ष सदा चलता रहेगा, पर एक भी दिया जलता रहेगा तो अंधेरी रात के बाद सवेरा अवश्य आएगा। सो ये पोएम की समरी थी। वैसे चैप्टर ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। 6th के बच्चे वैसे ही गुस्सा रहते हैं कि मैम वीडियोस नहीं बनाते। बेटा सबसे पहले तो मैंने 6th के ही सारे वीडियोस बनाए हैं, सैंपल पेपर्स वगैरह सब चीजें अपलोड है, आप लोग देखते ही नहीं है। फिर भी अगर कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगी। ओके नाउ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं इस चैप्टर के, जो भी इंपॉर्टेंट आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में सॉरी। सो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला है, कविता का मुख्य संदेश क्या है? दीप जलाने की विधि, विज्ञान की प्रशंसा या फिर स्नेह और आशा बनाए रखना, अमावस्या का वर्णन। अमावस शब्द का अर्थ क्या है? पूर्णिमा, उजाला, अंधकार या भोर। फिर कविता में दिए किसके प्रतीक है? धन, शक्ति, आशा और स्नेह के या सजावट के। बिना स्नेह विद्युत दिए से इससे क्या अभिप्राय है? मतलब ये जो लाइन थी, बिना स्नेह विद्युत मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और दिए, दीपक खराब है, स्नेहहीन साधन या रोशनी अधिक है, दीपक छोटे हैं। इनमें से कौन सा सही लग रहा है आपको? देन नेक्स्ट है,
कवि के अनुसार अंधेरा कब मिटेगा? जब विज्ञान बढ़ेगा, जब दीप जलेंगे, जब स्नेह होगा, या जब दिन होगा? तिमिर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें हमने बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी मैंने कराए थे जब चैप्टर कराया था, है ना। सो प्रकाश, सवेरा, अंधकार या आशा। कविता में किसे निरंतर आगे बढ़ाने की बात की गई है? नाव को, दीप को, स्नेह को या सभी को? कवि किससे संघर्ष को निरंतर बताता है? दीप और हवा, दीप और तूफान, मानव और विज्ञान, दिन और रात। देन लास्ट 2 क्वेश्चंस है इसमें, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। निशा शब्द का प्रतीक है सुबह, उजाला, अंधकार या आशा। कविता का अंत किस भावना से होता है? निराशा से, भय से, आशा से या क्रोध से? तो ये जितने भी 10 क्वेश्चंस दिखे, इनके आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं। आप पॉज करेंगे, पहले मार्क कर लीजिएगा, तब यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, नाउ अब हम एक एक मार्क वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, 1-2 लाइंस में हमें लिखने होते हैं, तो ये 10 क्वेश्चंस हम एक एक करके देख लेते हैं। आप यहाँ पर पॉज करके लिखने का ट्राई करिएगा। ओके, सो पहला है, कवि किस प्रकार के दिए जलाने की बात कर रहा है? कवि स्नेह और प्रेम से भरे दिए जलाने की बात कर रहा है। कविता में अंधेरे का प्रतीक क्या है? कविता में अंधेरा अज्ञान, निराशा और अशांति का प्रतीक है। फिर है, तिमिर की सरित से क्या मतलब है? तो तिमिर की सरित सॉरी नॉट सरिता, इसका अर्थ जीवन की कठिनाइयों और अंधकार से है। फिर कवि मनुष्य को किस कार्य के लिए प्रेरित करता है? कवि मनुष्य को निरंतर प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित करता है। विद्युत दिए क्यों पर्याप्त नहीं माने जाते? बिजली से चलने वाले दिए क्यों पर्याप्त नहीं है? क्योंकि उनमें स्नेह और मानवीय भावना का अभाव होता है, इमोशंस नहीं होते हैं उसमें। देन 6th क्वेश्चन है, किनारा मिलेगा, इस पंक्ति का क्या भाव निकलता है? कि संघर्ष के बाद भी सफलता अवश्य मिलती है। कविता में संघर्ष किसके साथ दिखाया गया है? दीपक और तूफान के साथ। कि दीपक जलता है, तूफान उसे बुझा देता है, राइट। कवि के अनुसार उजाला कैसे फैलता है? स्नेह, सेवा और सत्कर्म से उजाला फैलता है। दीपक किस गुण का प्रतीक है? दीपक आशा, स्नेह और मानवता का प्रतीक है। कविता हमें कौन सा जीवन संदेश देती है? कि हमें आशावाद, मतलब उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए, आशावाद होना चाहिए और कर्म पे विश्वास रखना चाहिए, कर्मशीलता का संदेश देती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संक्षिप्त में उत्तर लिखना है। ये 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए आपको ये और आ सकते हैं, तो कुछ और क्वेश्चंस लिख लिए हैं, ठीक है। 10 है ये, पॉज करके लिखने का ट्राई करिएगा। चलिए देख लेते हैं। कविता का केंद्रीय भाव आपको लिखना है, मतलब सेंट्रल इसका मोटिवेशन या जो हम कह सकते हैं इसका भाव क्या है? तो आशा और मानवता। दीपक और तूफान का संबंध क्या है? तो दीपक आशा है और तूफान जो है वो कठिनाइयों का प्रतीक है। अमावस और पूर्णिमा का प्रतीकात्मक अर्थ लिखिए। प्रतीकात्मक मतलब अमावस के लिए क्या यूज किया है उन्होंने? अंधकार से अमावस को दिखा रहे हैं, और पूर्णिमा मतलब उजाले का प्रतीक है। फिर कविता में स्नेह का क्या महत्व है? स्नेह जीवन को प्रकाशमय बनाता है। मनुष्य की भूमिका कविता में कैसे दिखाई गई है? मनुष्य अंधकार से संघर्ष करने वाला प्राणी है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, निशा और सवेरा मिलेगा, इस लाइन का क्या आशय है? तो इसका अर्थ है अंधकार का अंत निश्चित होता है। कवि निरंतर प्रयास पर क्यों बल देता है? क्योंकि ये पूरा आप लिखेंगे कि कवि निरंतर प्रयास पर बल इसलिए देता है क्योंकि निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। कविता में अंधकार के क्या क्या रूप बताए गए हैं? निराशा, अज्ञान और अशांति। दीप जलाने का भावार्थ क्या है? इसका मतलब है सत्कर्म करना और अच्छी राह पर चलना, आशावाद होना, ये नहीं कि दिए जला रहे हैं आप। कविता आज के समाज के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह कविता समाज को सकारात्मक पॉजिटिविटी का दिशा दिखाती है। देन नेक्स्ट है, और कुछ क्वेश्चन ले लिए। इसमें जब भी पोयम आती है तो हमें कुछ लाइन दे देते हैं और कहते हैं कि भाव स्पष्ट कीजिए, राइट। सो ये 10 है। प्लीज पॉज इट हियर, यहाँ पर रोक कर और आंसर करिए। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, तो प्रेम और स्नेह के कार्य लगातार करते रहना चाहिए। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रही जो, स्नेह रहित जो साधन है सही मार्ग नहीं दिखा सकते, मतलब स्नेह से ही सही रास्ता हम चल सकते हैं। स्नेह मतलब प्यार। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, मनुष्य ने सबसे पहले अंधकार को चुनौती दी थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, मतलब मनुष्य ने अंधकार से निकलने का मार्ग बनाया। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, निरंतर प्रयास से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, मनुष्य ने युगों से अंधकार से संघर्ष किया है। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप, मतलब समय गवाह है कि कई प्रयास असफल भी हुए। दिए और तूफान की यह कहानी संघर्ष को बताया जा रहा है कि संघर्ष तो जीवन है तो हमेशा चलता ही रहता है। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, आशा की जो लौ आज भी जीवित है। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, मतलब अंत हमेशा होता है, अंधकार का अंत होगा और उजाले की विजय होगी। ओके, नाउ अब लास्ट में क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का सही गलत बताने हैं। 10 स्टेटमेंट्स हैं, मैं रीड करूंगी, सही और गलत आप बताएंगे। जैसे कविता केवल दीपावली के बारे में है, दीपक आशा और स्नेह का प्रतीक है, कवि निराश होने की शिक्षा देता है, बिजली
के दीपक ही सच्चा प्रकाश देते हैं। तिमिर का अर्थ अंधकार है। कविता में संघर्ष को स्थायी बताया गया है। एक भी दिया जलता रहे तो उजाला संभव है। कविता मानवता का संदेश देती है। फिर कवि विज्ञान का विरोध करता है। कविता आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। तो इनके आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं कि नहीं, ये दीपावली के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। आशा और स्नेह का प्रतीक है दिया, तो ये सही है। कवि निराश होने की शिक्षा देता है, नहीं, गलत है। बिजली के दीपक ही सच्चा प्रकाश देते हैं, तो ये गलत है। तो ऐसे आप ये आंसर्स चेक कर सकते हैं। नाउ इस चैप्टर का हम व्याकरण वाला पार्ट देख लेते हैं। इतने अच्छे से चैप्टर्स रिवाइज किए ना कि आपको ये वीडियो देखने के बाद और कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं व्याकरण वाला पार्ट इस चैप्टर का। तो इसमें सबसे पहले शब्दार्थ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे तिमिर मतलब अंधकार, निशा मतलब रात, सवेरा सुबह या उजाला, अमावस मतलब अमावस्या जिस दिन बिल्कुल अंधेरा होता है, पूर्णिमा यानी चंद्रमा के पूर्ण रूप में दिखाई देने की तिथि, स्नेह यानी प्रेम, विद्युत दिया मतलब बिजली से चलने वाले दीपक, पवन यानी हवा, ज्योति यानी प्रकाश, उजेला यानी रोशनी। अब टॉपिक्स देख लेते हैं जो व्याकरण के हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था ना, प्रतीकात्मक शब्द, तो ये क्या होते हैं? तो जो शब्द अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर किसी भाव, विचार या स्थिति को प्रकट करते हैं उन्हें हम प्रतीकात्मक शब्द कहते हैं। जैसे दिया और दीपक, ये शब्द है। इसकी जगह हम आशा, स्नेह और सत्कर्म से ये हम इसको समझ रहे हैं। दिया और दीपक का यूज इन वर्ड्स के लिए किया गया है, तो किसी प्रतीक में यूज हो रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए यूज हो रहे हैं, किसी दूसरे शब्द को, तो इन्हें हम प्रतीकात्मक शब्द कहते हैं। जैसे तिमिर और निशा, तो ये दिखाता है अज्ञान, निराशा और अंधकार। सवेरा और उजाला ज्ञान, आशा और सफलता के लिए। तूफान और पवन, ये कठिनाइयों के लिए। तूफान हम किसके लिए यूज करें? कठिनाइयों के लिए, बाधाओं के लिए। तो ये सारे क्या है? इधर वाले प्रतीकात्मक शब्द है। ठीक है, ये आ सकता है आपको एग्जाम में। देन नेक्स्ट देख लेते हैं समानता बताने वाले शब्द, जैसे सा, सी, से लगता है। कविता में सा, सी, से शब्दों का प्रयोग समानता दिखाने के लिए किया गया है। यहाँ पर योजक चिन्ह लगता है, जैसे निशासी। निशासी मतलब, निशा मतलब रात, सी मतलब जैसी, रात जैसी, समानता की, रात जैसी कोई चीज। स्वर्ण सी मतलब सोने जैसी। तो जैसे वाक्य में प्रयोग करने को आएगा तो उसका चेहरा चांद सा चमक रहा है, बच्ची फूल सी कोमल है, वह शेर सा बहादुर है। समझ गए? सी से सा लगाते हैं तो समानता बताने के लिए हम लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट है समान अर्थ वाले शब्द। देखो समानता बताने सा से सी ये लगा रहे, ये अलग है। और समान मीनिंग वाले मतलब अमावस, अमावस्या, उजेला, प्रकाश, अनगिन मतलब असंख्य, दिया यानी दीपक, सवेरा यानी प्रभात, मॉर्निंग। ठीक है, तो ये वर्ड्स क्या होते हैं? समान अर्थ वाले या समानार्थक शब्द हम इन्हें कहते हैं। देन पंक्तियों को वाक्य में बदलना, जैसे ये जो पंक्तियां दी गई हैं पोएम की, इन्हें हम वाक्य में मतलब नॉर्मल सेंटेंस में बताना हो, जैसे भावार्थ हम बताते हैं। तो जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो तुम्ही ने पहला दीप जलाकर अंधकार की चुनौती स्वीकार की थी। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया बेटा। जो मैंने भाव वाला पेज बताया था ना, जिसमें मैंने सारे 10 भाव लिए थे, वो आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। आई थिंक ये वाला है, यस ये, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएगा ना कि आप स्टेटमेंट बताइए तो इसी तरीके से आएगा, है ना, तो इसमें से आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है इसमें भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो मन के भाव या गुण को प्रकट करते हैं। जैसे प्रेम, ये हमारे मन में किसी के लिए बहुत दया आ रही है, प्रेम वाली फीलिंग आ रही है। स्नेह, किसी के प्रति प्यार आ रहा है। आशा यानी उम्मीद आ रही है। तो हमारे मन के भाव कैसे है, हमारी फीलिंग्स कैसी है, उन शब्दों को जो बताते हैं भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे इस पोएम में स्नेह, आशा, निराशा, चुनौती, संघर्ष, प्रयास, ये सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा। इस पे आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ मैंने 10 क्वेश्चंस ले लिए इस पे भाववाचक पे जो बन सकते हैं। जैसे इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? पुस्तक, कुर्सी, प्रेम, विद्यालय। वह संख्या जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, उन संख्या को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें भाव को हम छू नहीं सकते। हम अपनी फीलिंग्स को छू सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका आंसर ये होगा। अब ऐसे आंसर मैंने लास्ट में बताया। अब देखो ये 4 टाइप्स यहाँ पे लिखे हैं ना संज्ञा के, तो मैंने यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें मैंने संज्ञा को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जितना आपकी क्लास के लिए जरूरी है। ओके। देन साहस, ये शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। फिर कौन सा शब्द भाव को व्यक्त करता है? मेज, कक्षा, खुशी या नदी। इनमें से फीलिंग्स कौन सा वर्ड? देन नेक्स्ट है निराशा शब्द किसका बोध कराता है? वस्तु का, स्थान का, भावना का या व्यक्ति का। फिर निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। भय, ज्ञान, प्रेम या कमरा। फिर स्नेह शब्द का सही वर्गीकरण बताना है। स्नेह किस में आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द केवल अनुभव किया जा सकता है? पत्थर, हवा, दुख या पानी।
देन लास्ट 2 है यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा प्राय किसका बोध कराती है? वस्तु का, स्थान का, गुण या भाव का या समूह का? निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? पुस्तक भाववाचक है, विद्यालय द्रव्यवाचक है, प्रेम भाववाचक है, बालक व्यक्तिवाचक है। तो इसमें से सही जोड़ा कौन सा है वो मैच करना है। यहाँ मैंने आंसर्स लिख दिए हैं बेटा 10 के 10, ये आप मैच कर लीजिएगा। ओके, नाउ लास्ट में जब भी कविता होती है तो हमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, व्याकरण का ही पार्ट होता है कि कविता की मुख्य विशेषता बताइए। तो इस कविता की मुख्य विशेषता मैंने यहाँ 3 दे दी है। कविता में शब्दों का प्रयोग प्रतीकात्मक किया गया है ना, जैसे उजेला, अंधकार, तो ये सब प्रत्येक शब्द का विशेष महत्व होता है या है। शब्द बदलने से अर्थ बदल जाता है। कविता में लय और समान समय की विशेषता है। तो ये आप कुछ विशेषताएं हैं जो लिख सकते हैं। सो इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 7 जो है आपका जलाते चलो पोएम थी, ये कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8, सत्रिया और बिहू नृत्य। तो इस चैप्टर की सारांश देख लेते हैं, व्याकरण पार्ट और अभ्यास प्रश्न। ओके, तो चलिए सारांश के साथ स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमने पढ़ा था, एंजेला की स्टोरी थी इसमें। सो एंजेला लंदन में रहने वाली एक 10 वर्ष की लड़की है। उसे काल्पनिक कहानियां और अलग अलग देशों की यात्रा से जुड़ी बातें बहुत पसंद है। हम सारांश देख रहे हैं, पूरा चैप्टर रीड नहीं कर रहे। उसकी माँ एलेजेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है, मतलब डायरेक्टर है। उन्हें असम की नृत्य परंपरा पर फिल्म बनाने के लिए सहायता मिलती है, इसीलिए वे एंजेला है बेटा, और उसके पिता के साथ भारत आती है। यात्रा के दौरान एंजेला को पता चलता है कि असम जो है वो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बागान, पूर्वोत्तर समझते हो, पूर्व और उत्तर, मतलब जैसे इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, ये मैं वैसे सोशल में आप लोगों को बता चुकी हूँ, है ना। तो इस तरीके से इंडिया का यहाँ पर पार्ट है, एक सेकेंड, यस, तो यहाँ पर कहीं असम है ना, इधर, ठीक है। तो ये हमारा होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट। तो क्योंकि ये बीच वाले डायरेक्शन में पड़ता है तो इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, यानी पूर्वोत्तर, ठीक है। रेशम और समृद्ध नृत्य परंपरा के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। वे अप्रैल महीने में गुवाहाटी पहुंचे थे, जो असम में नए साल और बसंत के आगमन का समय होता है। अप्रैल क्या है, नए साल का आगमन होता है। इस अवसर पर बिहू नामक एक त्योहार मनाया जाता है, तो उसके बारे में भी एंजेला को पता चला। और हमने देखा एंजेला अपने ये करेक्ट कर लीजिएगा जहां जहां लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है। एंजेला अपने परिवार के साथ एक गांव में बिहू नृत्य देखती है। खुले आसमान के नीचे बरगद के पेड़ के पास बने मंच पर लड़के लड़कियां पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य कर रहे होते हैं। यह दृश्य एंजेला को बहुत आकर्षित करता है। उसे लगता है कि जैसे वे किसी पुराने समय में पहुंच गई हो। बिहू एक कृषि पर आधारित त्योहार है, मतलब खेती से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, जो असम में साल में 3 बार मनाया जाता है। किसानों के जीवन से यह त्योहार बहुत जुड़ा हुआ है। इसके बाद एंजेला और उसका परिवार सत्रिया नृत्य को देखने के लिए असम के सत्र क्या होता है, मठ, मंदिर जो होते हैं, उनकी ओर जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात लेखिका रीना सेन और उनकी बेटी अनु से होती है। एंजेला और अनु जल्दी ही मित्र बन जाती हैं। एंजेला असमिया खिलौनों, खेलों और जीवन शैली से बहुत अधिक प्रभावित होती है। देन सत्रिया नृत्य मूल रूप से वैष्णव मठों से जुड़ा हुआ शास्त्रीय नृत्य है, मतलब क्लासिकल डांस है। पहले यह केवल पुरुष साधुओं द्वारा किया जाता था, लेकिन समय के साथ इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी। एंजेला महिला सत्रिया नृत्यांगनाओं की प्रस्तुति देखकर बहुत प्रभावित होती है और उन्हें पुरुष कलाकारों के समान ही शक्तिशाली मानती है। असम से लौटने के बाद भी एंजेला के मन में बिहू और सत्रिया नृत्य की स्मृतियां बनी रहती है। वे लंदन में अपनी कक्षा में असम के नृत्यों की वीडियो के साथ प्रस्तुति देती है, जिसे सभी बहुत पसंद करते हैं। इस प्रकार यह पाठ भारत की सांस्कृतिक विविधता, नृत्य परंपरा और सांस्कृतिक आदान प्रदान का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये समरी हो गई। हमने चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको समराइज कर ली है। अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, जैसे पिछले चैप्टर में देखे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यूज हैं जो 10 है। सो एंजेला कहाँ रहती थी? भारत, असम, लंदन या गुवाहाटी। एंजेला की माँ एलेजेंड्रा क्या काम करती थी? लेखिका थी, शिक्षिका थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी या नृत्यांगना थी। एंजेला और उसका परिवार भारत किस राज्य में गया था? केरल, राजस्थान, असम या उड़ीसा। बिहू किस प्रकार का त्योहार है? धार्मिक, कृषि आधारित, राष्ट्रीय या ऐतिहासिक। देन नेक्स्ट है, बिहू असम में कितनी बार मनाया जाता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। सत्रिया नृत्य का संबंध किससे है? मंदिरों से, महलों से, सत्रों यानी मठों से या विद्यालयों से।
देखो यहाँ पे मंदिर और मठ अलग लिखा हुआ है क्योंकि इसके कारण अलग है। मंदिर जो होती है वहां पर हम सिर्फ पूजा करते हैं, मठों में जो साधु सन्यासी है वो लोग रहते भी हैं वहां पर, है ना। अनु कौन थी? एंजला की बहन, रीना सेन की बेटी, नृत्यांगना या शिक्षिका। सत्रिया नृत्य पहले कौन करते थे? महिलाएं, बच्चे या पुरुष साधु या किसान। देन नेक्स्ट देखते हैं, एंजला को कौन सा नृत्य बहुत अधिक विशेष रूप से आकर्षक लगा? बिहू, सत्रिया, दोनों या कोई नहीं। असम से लौटने के बाद एंजला ने क्या किया? नृत्य सीखना छोड़ दिया, असम को भूल गई, अपनी कक्षा में नृत्य प्रस्तुत किया, फिर भारत आ गई। तो इसके आंसर्स यहाँ है, यू आर गोइंग टू मैच इट। ओके, मैं दोबारा से नहीं बता रही हूँ, आप देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है, एक दो वाक्य में आपको आंसर करना रहेगा। तो 10 क्वेश्चंस है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है, वैसे आप लोग पॉज करके आंसर करेंगे, है ना। एंजला भारत क्यों आई थी? तो अपनी माँ की डॉक्यूमेंट्री के कारण भारत आई थी। बिहू त्योहार किस ऋतु से जुड़ा हुआ है? नए साल के आगमन से जुड़ा हुआ है। बिहू नृत्य असम के किसानों से क्या संबंध है? ये खेती के कार्य और फसल से संबंधित है। सत्र क्या होते हैं? सत्र असम के वैष्णव मठ होते हैं जहाँ धार्मिक गतिविधियां होती है। एंजला और अनु में मित्रता क्यों हो गई? दोनों की उम्र समान थी और वे जल्दी एक दूसरे से घुल मिल गई। देन 6th क्वेश्चन है, महिला सत्रिया नृत्यांगनाओं को देखकर एंजला को कैसा लगा? नृत्यांगनाएं जो है वो बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली लगी। किसे? एंजला को। सत्रिया नृत्य में समय के साथ क्या परिवर्तन आया? समय के साथ पुरुषों के साथ महिलाएं भी अब भाग लेती हैं इस डांस में। एंजला को असम के खिलौने क्यों पसंद आए? क्योंकि वे हाथ से बने थे, अनोखे थे और लंदन के खिलौने से अलग थे। असम की संस्कृति एंजला को क्यों अलग लगी? क्योंकि वहां का जीवन, नृत्य और संस्कृति लंदन से बिल्कुल भिन्न थी। ये पाठ हमें क्या सिखाता है? तो भारत की सांस्कृतिक जो कल्चरल विविधता है, डाइवर्सिटी है, डांस की जो एक कल्चर चला रहा है, परंपरा है, उसका ज्ञान देता है ये चैप्टर हमें। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पर संक्षिप्त में उत्तर लिखना है। 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो पहला है, बिहू नृत्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बिहू जो है असम का प्रमुख कृषि आधारित त्योहार है जिसमें नृत्य और उत्सव होते हैं। सत्रिया नृत्य की 2 विशेषताएं लिखिए। सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है, मतलब क्लासिकल डांस है, और इसकी उत्पत्ति जो है सत्रों में हुई। एंजला जिज्ञासु और कला प्रेमी बालिका है। यहाँ पे क्वेश्चन है, एंजला के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बताना। तो पहली जिज्ञासु है वो, और कला प्रेमी भी है। फिर असम की सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करना है। तो असम अपनी नृत्य परंपरा, त्योहारों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह पाठ सांस्कृतिक आदान प्रदान का अच्छा उदाहरण क्यों है? क्योंकि विदेशी बालिका एंजेला असम की संस्कृति को सीखकर उसे अपने देश में प्रस्तुत करती है। ओके, नाउ यहाँ सही गलत है। तो 5 क्वेश्चन है। पहला है, बिहू केवल धार्मिक त्योहार है। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति सत्रों में हुई। एंजेला असम की संस्कृति से प्रभावित नहीं हुई। पहले सत्रिया नृत्य केवल पुरुष करते थे। असम से लौटने के बाद भी एंजेला नृत्य से जुड़ी रही थी। सारे स्टेटमेंट सही है या गलत, ये मार्क करके तब यहाँ से आंसर मैच कर लीजिएगा। ओके, नाउ अब इसका हम व्याकरण वाला पार्ट देख लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर से आ सकते हैं व्याकरण वाले पार्ट में, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही जो है, डॉक्यूमेंट्री क्या होता है? तथ्य परक फिल्म, फिर परंपरा रीति रिवाज, फिर उत्सव त्योहार, कृषि यानी खेती, सत्र यानी वैष्णव मठ, नृत्यांगना यानी जो महिलाएं नृत्य करती हैं, संस्कृति यानी रहन सहन, कला, परंपराएं, प्रस्तुति जो मंच पे दिखाया गया कार्य, प्रभावित यानी असर पड़ना, प्रभाव छोड़ना, सांस्कृतिक आदान प्रदान मतलब होता है एक दूसरे की संस्कृति को जानना। देन नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ा था संज्ञा के प्रकार। अभी पिछले चैप्टर में मैंने बताया कि नेक्स्ट चैप्टर में मैंने संज्ञा समझाया। तो संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, जाति या भाव का बोध, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट संज्ञा के प्रकार आपके चैप्टर्स में नीडेड है वो मैंने यहाँ करा दिया। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा मतलब जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताती है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे एंजेला एक किसी व्यक्ति का नाम है, एलेक्जेंड्रा, देन अनु, रीना सेन, असम, लंदन। फिर जातिवाचक मतलब किसी जाति या वर्ग, ग्रुप की बात करो। जैसे लड़की, अब जैसे लड़की बोलूं तो उसमें सभी लड़कियां आ जाती है, लेकिन अगर मैं बोलूं एंजेला तो किसी एक लड़की की बात हो रही है। अगर मैं बोलूं बुक्स, तो बुक्स क्या है? यानी किताबें, तो वो जातिवाचक है। लेकिन अगर मैं बोलूं गणित की किताब, मैथ्स की किताब, तो वो आ जाएगी फिर व्यक्तिवाचक में। भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव, गुण या अवस्था का बोध कराया जाए, जैसे खुशी, उत्साह, रुचि, आश्चर्य और गर्व। ठीक, इस टॉपिक है हमारा विशेषण। तो जो शब्द अभी हमने संज्ञा पढ़ा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। अब उन्हीं शब्दों की कोई विशेषता बताता हो तो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर नृत्य,
तो डांस क्या है, नाउन है, और उस वो डांस कैसा है, सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण। रंग बिरंगे वस्त्र, वस्त्र वस्त्र क्या है, संज्ञा है, और कैसे वस्त्र हैं, रंग बिरंगे। इन वस्त्रों की विशेषता ये शब्द बता रहे हैं, तो ये क्या है, विशेषण है। फिर प्राचीन परंपरा, समृद्ध संस्कृति, समृद्ध मतलब प्रॉस्पर, संस्कृति यानी कल्चर, तो कल्चर कैसा है हमारा, समृद्ध है। परंपरा कैसी है, प्राचीन है, तो ये प्राचीन क्या है, विशेषण है, समृद्ध क्या है, विशेषण है। देन नेक्स्ट है सर्वनाम। ये एक एक लाइन की मैंने डेफिनेशन दे दी है कि आपको अगर आती है तो आप लिख सकते हैं। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। हमने कहा एंजेला भारत आई, अब एंजेला ने वहां खाना खाया, एंजेला वहां घूमने गई, बार बार मैं एंजेला तो बोलूंगी नहीं, मैं क्या कहूंगी, एंजेला भारत आई, उसने वहां पर खाना खाया, वह वहां घूमने गई, तो ये वह जो शब्द संज्ञा, संज्ञा एंजेला नाम क्या था, संज्ञा है, संज्ञा की जगह यूज होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे एंजेला और उसकी सहेली, जो हमने जो भी अभी नाम पढ़ा था, वो दोनों घूमने गए, तो हम क्या कह रहे हैं, वे घूमने गए, तो वे क्या है, उनके लिए हमने यूज किया, तो सर्वनाम है। ओके ना, नेक्स्ट है काल। काल यानी इंग्लिश में जो टेंसेस कहते हो, जितना आपकी क्लास में नीडेड है उतना मैंने बता दिया है। क्रिया के जिस रूप से हम काम कर रहे हैं ना, जिससे पता चले कि कौन से समय में काम किया गया, उसे काल कहते हैं। 3 टाइप्स होते हैं इसके, जैसे भूतकाल, तो भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, जो एग्जाम्पल आपके वो चैप्टर में दिया गया, जैसे एंजेला भारत आई थी मतलब कोई काम पहले हो चुका है पास्ट में, वर्तमान मतलब अभी हो रहा है। जैसे असम की संस्कृति समृद्ध है मतलब अभी भी है, और भविष्य काल मतलब एंजेला नृत्य सीखती रहेगी, मतलब वो फ्यूचर में भी डांस सीखती रहेगी, तो ये होता है फ्यूचर, ये होता है प्रेजेंट, और ये तो हमने देख ही लिया पास्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट समानार्थी, जो पिछले चैप्टर में भी थे, मतलब वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, जो आप ये यूज करो या वो यूज करो, दोनों शब्द का मीनिंग सेम ही होता है, उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृति सभ्यता, उत्सव पर्व, नृत्य नाच, खुशी आनंद। ठीक, देन नेक्स्ट देख लेते हैं विलोम शब्द। विलोम मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं। जैसे खुशी का दुख, नया का पुराना, ये चैप्टर से हैं आपके, ये सारे क्वेश्चंस जो भी एग्जांपल्स मैंने दिए आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगमन मतलब आना, और प्रस्थान मतलब जाना। देन नेक्स्ट टॉपिक है वाक्य। वाक्य क्या होता है, कोई मैं ऐसे स्टेटमेंट लिख दूं, जाता राम है, तो क्या ये वाक्य है, नहीं। वाक्य सिर्फ शब्दों को ऐसे लिख देना नहीं होता, शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ व्यक्त करे। राम जाता है सही सीक्वेंस में हो, सही तरीके से बताया जाए, उसे हम वाक्य कहते हैं। सो शब्दों को समूह में इस तरीके से रखना, ग्रुप में इस तरीके से रखना, ताकि वो पूरा अर्थ बताएं। जैसे एंजेला को बिहू नृत्य बहुत अच्छा लगा, सत्रिया नृत्य असम की पहचान है, तो ये वाक्य के उदाहरण है। तो ये हमने देख लिए व्याकरण के सारे टॉपिक्स। अब व्याकरण बेस्ड मैं कुछ एमसीक्यू ले लेती हूँ। 15 क्वेश्चंस मैंने लिए जो व्याकरण की प्रैक्टिस करा देंगे, जो भी टॉपिक्स हमने अभी देखे। जैसे एंजेला शब्द कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, असम, लंदन, नृत्य, एंजेला। खुशी शब्द कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। अभी 2 चैप्टर्स में हमने ये देख लिया है, गलत नहीं होना चाहिए, खुद से मार्क करिए, लास्ट में आंसर देखिएगा। सुंदर नृत्य में सुंदर क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। देन जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। देन निम्न में से कौन सा सर्वनाम है, एंजेला, असम, वह या नृत्य। एंजेला भारत आई थी, ये वाक्य किस काल में है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या आज्ञार्थक। देन एंजेला नृत्य सीखेगी, ये किस काल का एग्जाम्पल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या सामान्य काल। देन नेक्स्ट है यहाँ पर संस्कृति शब्द का सही समानार्थी है, भाषा मतलब सेम मीनिंग वाला, सभ्यता, नृत्य या उत्सव। खुशी का विलोम शब्द क्या है, आनंद, उत्साह, दुख या हर्ष। फिर आगमन का विलोम शब्द क्या है, प्रवेश, प्रस्थान, मिलन या यात्रा। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, गर्व, उत्साह, मठ या आश्चर्य। देन नेक्स्ट इज सत्रिया नृत्य असम की पहचान है, ये क्या है, शब्द है, वाक्य है, मुहावरा है या लोकोक्ति है। शब्द रंग बिरंगे वस्त्र, और इसमें रंग बिरंगे क्या दर्शाता है, संज्ञा, क्रिया, विशेषण या सर्वनाम। वे नृत्य देख रहे थे, यह वाक्य में वे क्या है, वे नृत्य देख रहे थे, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है।
सो प्लीज आंसर खुद से करिएगा, गलत होता है तो जाके फिर से रिवाइज करिएगा जहां पे मैंने टॉपिक समझाया। ये आंसर्स है, चेक द आंसर्स। ओके, सो इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 8 भी देख लिया है। नाउ अब चैप्टर नंबर 9 पे मूव करते हैं। इसमें एक ही पैसेज है छोटा सा पोएम का, सूरदास जी द्वारा कविता लिखी गई है, मैया मैं नहीं माखन खायो। तो इसका सारांश तो नहीं कहेंगे, हम भावार्थ देखेंगे। ठीक है, दो दो पंक्तियां ले लेंगे, दो दो तीन तीन, और इसके भावार्थ देखेंगे, व्याकरण देखेंगे और अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ओके, तो चलिए इसके भावार्थ के साथ स्टार्ट करते हैं। पूरी पोएम आपकी ये दी गई है, अब इसके दो दो लाइनें जो है वो मैं लेकर यहाँ पर समझा रही हूँ। ठीक, सो मैया मैं नहीं माखन खायो, भूर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी वट भटकियो, सांझ परे घर आयो। तो यहाँ पर बालक कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया। वे बताते हैं कि सुबह होते ही उन्हें गायों के पीछे मधुबन भेज दिया गया। मधुबन यानी बगीचा, बाग। वे 4 पहर तक तो गाय चराते रहे और शाम को ही घर लौटे हैं, इसीलिए माखन खाने का समय ही नहीं मिला। देन नेक्स्ट है, मैं बालक बहियन को छोटो, बहियन मतलब बाहें, हाथ, छीको के ही विधि पायो। छीका ये जो ऊपर ये मटकी टांगने का ये होता है ना, रस्सी, इसे कहते हैं। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। कृष्ण अपनी मासूमियत दिखाते हुए कहते हैं कि वे छोटे बालक हैं, उनकी बाहें भी छोटी हैं, इसीलिए वे छीके तक पहुंच ही नहीं सकते। वह ये सब भी कहते हैं कि उनके मित्र उनसे बैर रखते हैं और जबरदस्ती उनके मुंह पर माखन लगा दिया गया है। उन्होंने तो माखन खाया ही नहीं है। फिर है, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। भोरी मतलब भोली, माँ तू तो मन की भोली है, इनके कहने को पतिया रही है। पतियाना मतलब मानना, कि तू इनकी बात को मान रही है। जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी पर आयो जायो। इन पंक्तियों में कृष्ण कहते हैं कि उनकी माँ बहुत भोली है और दूसरों की बातों पे जल्दी विश्वास कर लेती है। उन्हें लगता है कि माँ के मन में अब उनकी प्रति संदेह उत्पन्न हो गया है, मतलब माँ अब शक कर रही है और वे उन्हें पराया समझने लगी है। देन नेक्स्ट है, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। अंत में कृष्ण अपनी लकुटी और कमरिया दिखाकर कहते हैं कि वे इन्हीं में उलझे रहे। कृष्ण की भोली और चतुर बातों को सुनकर यशोदा हंस पड़ती हैं, ऐसा सूरदास जी कहते हैं, और उन्हें प्रेम से गले लगा लेती हैं। इसमें माँ और बेटे का स्नेहपूर्ण संबंध प्रकट होता है इन लाइनों में। अब हम अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। तो पहले एमसीक्यूज देखेंगे। सो यह पद किस कवि द्वारा रचित है, कवि का नाम बताना है, तुलसीदास, सूरदास, कबीर या रसखान। कृष्ण किस भाषा में अपनी बात कहते हैं, हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा या संस्कृत। कृष्ण को सुबह कहाँ भेज दिया गया था, गोकुल, यमुना, मधुबन या घर। कृष्ण कितने पहर गाय चराते रहे, 2, 3, 4 या 5। फिर नेक्स्ट है, छीको शब्द का अर्थ क्या है, मटका, रस्सी, माखन या लटकाने का जाल। कृष्ण के अनुसार उनसे कौन बैर रखता है, माता, ग्वाल बाल, पड़ोसी या शिक्षक। कृष्ण अपने आप को क्या बताते हैं, चालाक, बलवान, छोटा बालक, बड़ा ज्ञानी। मुख लपटायो का अर्थ क्या है, माखन गिरा दिया, माखन खा लिया, मुंह पर माखन लगा दिया या माखन छिपा दिया। देन नेक्स्ट है, माता यशोदा को कृष्ण कैसे बताते हैं, कठोर, चतुर, भोली या क्रोधी। फिर अंत में यशोदा क्या करती हैं, दंड देती हैं, डांटती हैं, गले लगाती हैं, बाहर भेज देती हैं कृष्ण को। तो इनके आंसर्स यहाँ हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आई होप सबने मार्क कर लिए होंगे। नाउ लंबी वीडियो हो रही है, आप लोग थक तो नहीं गए। चलिए अब 1-2 वाक्य वाले उत्तर देख लेते हैं। जैसे ये 10 है, इनके आंसर्स देख लेंगे। ओके, सो कृष्ण माखन ना खाने का क्या कारण बताते हैं, कहते हैं कि पूरे दिन तो गाय चराने गए थे, इसलिए माखन खाने का समय ही नहीं मिला। कृष्ण सुबह से शाम तक क्या करते रहे, वे गाय चराते रहे। छीके तक ना पहुंच पाने का क्या तर्क दिया कृष्ण ने, वे कहते हैं कि उनकी बाहें तो छोटी है, इसीलिए छीके तक वे पहुंच ही नहीं सकते। ग्वाल बाल कृष्ण के साथ क्या करते हैं, ग्वाल बाल जबरदस्ती उनके मुंह पर माखन लगा देते हैं। कृष्ण अपनी माँ को भोली क्यों कहते हैं, क्योंकि यशोदा दूसरों की बातों में जल्दी विश्वास कर लेती है। देन कृष्ण को माँ के व्यवहार से क्या शंका होने लगी कि उन्हें जो उनकी माँ है पराया समझने लगी है। कविता में कृष्ण का कौन सा रूप दिखाया गया है, कृष्ण का चंचल और मासूम बाल रूप दिखाया गया है। फिर यशोदा कृष्ण की बातों पर क्यों विश्वास कर लेती है, क्योंकि कृष्ण की बातें भोली और प्रेम से भरी होती है। इस कविता में बाल लीला कैसे प्रकट हुई है, बाल कृष्ण की नटखट हरकतों से बाल लीला प्रकट हुई है। कविता का वातावरण कैसा है, स्नेहपूर्ण और आनंदमय वातावरण है इस कविता में। देन नेक्स्ट और हम देख लेते हैं संक्षिप्त उत्तर वाले 10 प्रश्न हैं और इसके आंसर्स देख लेते हैं। पहला है, इस कविता का मुख्य भाव क्या है, सेंट्रल आइडिया जो बोलते हैं। सो बाल लीला और मात्र वात्सल्य मतलब होता है स्नेह को दिखाया गया है। कृष्ण के तर्कों से उनकी चतुराई कैसे प्रकट होती है, कृष्ण अपने तर्कों से बहुत चतुर और समझदार दिखाई देते हैं। ग्वाल बाल और कृष्ण के संबंध का
का वर्णन कीजिए। ग्वाल बाल कृष्ण के मित्र हैं पर वे उनसे शरारत भी करते हैं। यशोदा के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। यशोदा भोली और स्नेहमयी माँ है। इस कविता में बाल कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। कृष्ण जो है वो मासूम, चंचल और बुद्धिमान बालक है। देन 6th है, कविता में माँ बेटे के प्रेम का वर्णन कैसे हुआ है। यशोदा अंत में कृष्ण को प्रेम से गले लगा लेती हैं। 4 पहर का महत्व क्या है। 4 पहर मतलब इन शब्दों से कृष्ण के पूरे दिन के काम को बताया गया है। ब्रज भाषा की एक विशेषता लिखिए। ब्रज भाषा बहुत सरल और भावपूर्ण होती है। कविता क्यों लोकप्रिय है, लोगों को क्यों ये पसंद है, क्योंकि कविता बाल लीलाओं, बचपन की जो लीलाएं हैं कृष्ण भगवान की, उनके कारण ये बहुत पसंद की जाती है। यह पद हमें क्या संदेश देता है। यह पद हमें माँ बेटे के प्रेम का सुंदर एक संदेश देता है। देन नेक्स्ट है, भावार्थ लिखने हैं। पोयम वाला चैप्टर होगा या क्वेश्चन होंगे तो उसमें भावार्थ जरूर आएंगे, है ना। तो ये 10 मैंने लिए हैं, इनके मीनिंग्स आपको लिखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, मैया मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण माँ से कहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया। भोर भयो गयन के पाछे, मधुबन मोहे पठायो। कहीं कहीं पे मात्राएं मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, तो प्लीज करेक्ट इट। सो वे बताते हैं कि सुबह गायों के पीछे मधुबन भेज दिए गए। 4 पहर बंसीवट भटकियो, साँझे परे घर आयो। वे कहते हैं 4 पहर तक भटकते रहे और शाम को घर आए। मैं बालक बयन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। वे कहते हैं कि वे छोटे बालक है, छीके तक कैसे पहुंच सकते हैं। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, मुख आएगा। कृष्ण कहते हैं कि मित्रों ने जबरदस्ती उनके मुंह पर माखन लगाया है। देन नेक्स्ट है, तू मैया, यहाँ तू आएगा। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पतताइयों की। कृष्ण माँ को बहुत भूली बताते हैं कि तू इनकी बातें मान रही है। जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। उन्हें लगता है कि माँ के मन में उनके प्रति स्नेह जो है वो कम हो रहा है। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ये अपनी लकुटी और कमरिया, यहाँ हमने देखा था लकुटी कमरिया मतलब लाठी और जो कंबल है वो देते हैं वे, और कहते हैं कि वो अपनी बात को ये देते हुए सिद्ध करते हैं। सूरदास तब बिहसी जसोदा, सूरदास है ना, तो कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा हंसने लगती है, ये सूरदास जी कहते हैं। ले और कंठ लगायो, और उसके बाद यशोदा प्रेम से कृष्ण को गले लगा लेती है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर सही गलत, है ना, तो 10 स्टेटमेंट्स है। मेरी आवाज थोड़ी ठीक नहीं है, अभी थोड़ा सर्दी जुकाम है, तो प्लीज मैनेज विद दैट। सो कृष्ण ने माखन खाने की बात स्वीकार की है। कविता में ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। कृष्ण पूरा दिन घर पर ही रहे। छीका ऊंचाई पर लटकाया जाता है। ग्वाल बाल कृष्ण के मित्र हैं। यशोदा कृष्ण की बातों में आ जाती हैं। कविता में बाल कृष्ण का चंचल रूप दिखाया गया है। अंत में यशोदा क्रोधित रहती हैं। कविता में वात्सल्य मतलब प्रेम भरा रस है। ये कविता बाल लीला पर आधारित है। तो सही गलत ये आप बताएंगे, और यहाँ पर मैंने आंसर्स भी दे दिए हैं, मैच कर लेंगे। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट अगेन, इतना तो आप कर ही सकते हैं। देन अब हम इसका जो व्याकरण वाला पार्ट है, ग्रामर वाला, वो देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट शब्द अर्थ है वो देख लेते हैं। मैया यानी माँ, नहीं नहीं, माखन मक्खन, भोर सुबह, गैयन गाय, पीछे पीछे, पाछे मतलब पीछे, मधुबन मधुबन यानी वन का नाम, मोही मतलब मुझे, पठायो मतलब भेज दिया, पहर मतलब समय की इकाई लगभग 3 घंटे, बंसीवट मतलब वट बरगद का पेड़, भटकयो मतलब इधर उधर घूमता रहा, साँझ यानी शाम, बालक यानी बच्चा, बहियन यानी बाहें, छोटो यानी छोटा। ठीक है, और भी शब्द है यहाँ, ये आप देख लीजिएगा बेटा, क्योंकि सभी तो हम कर चुके हैं कई बार, है ना। जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लकटी यानी लाठी, कमरिया यानी छोटा कंबल, जानी जानकर, छीको मतलब रस्सी से बना लटकने वाला जाल, विधि यानी तरीका, ग्वाल बाल मतलब गाय चराने वाले बच्चे, बैर यानी दुश्मनी, बरबस जबरदस्ती, मख यानी मक्खन, लपटायो यानी लगा दिया, पोत दिया, अति बहुत, भोरी भोली, पतियायो मतलब विश्वास कर लिया, जिए मन हृदय, कछु कुछ, भेद संदेह अंतर, परायो मतलब अपना नहीं समझना, लय मतलब लेकर, बिहसी मतलब हंसते हुए, उर यानी हृदय, कंठ यानी गला। अब हम कुछ और टॉपिक्स देख लेते हैं। जैसे ब्रज भाषा के बारे में हमने बात की इस चैप्टर में, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ब्रज भाषा हिंदी की एक प्राचीन बोली है जिसमें भक्ति काव्य विशेष रूप से लिखा गया है। यह भाषा भावपूर्ण है, मधुर है और सरल है। उदाहरण मैया, नहीं, मोही, आयो, पायो, भूरी, कछु, ये ब्रज भाषा के कुछ शब्द हैं। देन रस क्या होता है, मैंने अभी बताया भावपूर्ण रस है, तो रस क्या होता है। कविता को जब भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में, पाठक यानी पढ़ने वाले के मन में जो आनंदमय भाव उत्पन्न होता है, जो इमोशंस आते हैं, उसे हम रस कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस, जिसमें प्रेम और सुंदरता का भाव हमें देखने को मिलता है। वात्सल्य मतलब जैसे अभी इस कविता में वात्सल्य रस देखने को मिला, माता पिता और संतान का स्नेह देखने को मिलता है। करुण रस
मतलब दुख और पीड़ा का भाव, वीर रस यानी साहस और पराक्रम का भाव, हास्य रस यानी हंसी और मनोरंजन का भाव। ठीक है, तो ये रस वाला आ सकता है आपको। जैसे इस चैप्टर में वात्सल्य रस हमने पढ़ा, जिसमें माता पिता और संतान के बीच प्रेम जो है, स्नेह और ममता का वर्णन हो, उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। जैसे पाठ से लिया गया है, सूरदास तब बिहसी यशोदा ले उर कंठ लगायो। इन पंक्तियों में माता यशोदा बालक कृष्ण की बातों पर हंसकर उन्हें प्रेम से गले लगा लेती हैं। ये माता पुत्र के स्नेह को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है तुक। तुकबंदी हमने चैप्टर्स में पढ़ा है, पोएम्स में खासकर, जहाँ पे वर्ड मैच होते हैं। जब कविता की पंक्तियों के अंत में समान ध्वनि वाले शब्द आते हैं, उन्हें हम तुक या अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे खायो, पठायो, आयो, पायो, लपटायो, लगायो। तो ऐसे जब रिदम बनता है ना, तो उसे हम तुक कहते हैं। ये अलंकार का एक टाइप होता है जिसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है संज्ञा। इसके बारे में पिछले चैप्टर में भी बताया था, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जाति के भाव को बोधों शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। इसके इस चैप्टर के हिसाब से व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जो किसी एक व्यक्ति के बारे में हो, यशोदा, कृष्ण, सूरदास। जातिवाचक मतलब बालक। देखो, जब मैं बालक बोलूं तो सभी लड़कों की बात हो रही है, लेकिन जब मैं कृष्ण बोलूं तो एक पर्टिकुलर कृष्ण की बात हो रही है। माता, माता में सभी माएं आ गई, लेकिन जब यशोदा बोलूं तो एक माँ की बात हो रही है कि कृष्ण की माँ। ग्वाल बाल, गाय। ठीक, भाववाचक जिससे हमें भाव पता चलते हैं, प्रेम, स्नेह, भोलेपन या संदेह। देन विशेषण भी हमने देखा था, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हो। जैसे छोटो बालक, तो बालक क्या है? संज्ञा। इसमें बालक है कैसा? छोटा, है ना, तो छोटो क्या हो गया? विशेषण हो गया। माता, माता कैसी है? भोली है, तो भोली क्या है? माता की विशेषता बता रहा है, तो भोली विशेषण हो गया। देन नेक्स्ट इज सर्वनाम। जो संज्ञा की जगह पर जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने माखन नहीं खाया, तो उसने हम उनकी जगह यूज कर रहे हैं। मैं, मोही, इनके, तेरे, ये सारे सर्वनाम होते हैं जो संख्या की जगह पर यूज होते हैं। देन नेक्स्ट है काल। काल हमने पिछले चैप्टर में भी देखा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय का पता चलता हो। 3 काल होते हैं जो हमने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस देखा था, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो जो अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, जो हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे खायो, आयो, पठायो, ये सारे भूतकाल के सेंटेंसेस मतलब पास्ट में हो गए हैं। देन शब्द रूप, बोली के शब्द, जैसे ब्रज भाषा के कई शब्द आज की हिंदी से अलग रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे नहीं, हम बोलते हैं नहीं। कछु, कुछ। भोरी, भोली। लय, लेकर। ठीक, तो ये बोली से जो शब्द मैच हो रहे हैं। देन अलंकार। अभी हमने एक अलंकार पढ़ा था यहाँ पर, जो मैंने कहा कि अंत्यानुप्रास अलंकार। मैंने कहा था अलंकार का एक टाइप है जिसमें पोयम की जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं वो मैच होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर अलंकार वाला जो टॉपिक है उसको मैंने ले लिया। इसकी परिभाषा क्या होती है कि कविता को सुंदर और प्रभावशाली बनाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तुक का प्रयोग एक अभी हमने देखा है ना, भावपूर्ण संवाद, सरल भाषा, ये सारे क्या है? अलंकार के टाइप है जो कविता को सुंदर बनाते हैं और प्रभावशाली बनाते हैं। क्योंकि ये कविता है तो कविता की विशेषताएं आएंगी। भाषा सरल और भावपूर्ण है, बाल लीला का सुंदर वर्णन है। यहाँ आप लिख सकते हो भाषा ब्रज भाषा है और सरल और भावपूर्ण है। वात्सल्य रस की प्रधानता है। वात्सल्य क्या होता है? स्नेह, है ना। संवाद शैली में कविता है। अंत में कवि का नाम सूरदास बताया गया है। ठीक है, अब इस व्याकरण के हम मिश्रित 15 क्वेश्चंस देख लेते हैं एमसीक्यू टाइप में, जो व्याकरण से आपके आ सकते हैं इन टॉपिक से। तो पहला है, मैया शब्द जो है किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक? कृष्ण शब्द जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? स्नेह जो शब्द है किस प्रकार की संज्ञा है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। छोटो बालक, इसमें छोटो क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। देन नेक्स्ट है, मैं शब्द किस श्रेणी में आता है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या अव्यय। देन मोही शब्द का आधुनिक हिंदी रूप क्या है? मैंने, मेरा, मुझे या मुझसे। अब देखो ये कितने कंफ्यूजिंग है। मोही मतलब क्या होता है? अब इसमें से देखो सब मेरे लिए ही यूज हुआ है, अपने लिए यूज हुआ है, तो कौन सा सही है? नहीं शब्द का शुद्ध हिंदी रूप क्या है? इसमें से न, नहीं, ना या नहीं। पठायो शब्द किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या आज्ञार्थक। देन नेक्स्ट है, आयु, हम 20 देख रहे हैं, नॉट 15 मैंने बताया, यहाँ पे 20 है एमसीक्यूज। आयु शब्द का आधुनिक रूप मतलब आज हम आयु शब्द कैसे बोलते हैं? आता है, आएगा, आया या आना।
ग्वाल बाल शब्द किसका उदाहरण है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या सर्वनाम? भोरी शब्द का सही अर्थ क्या है? चतुर, कठोर, भोली या क्रोधी? लय शब्द का सही अर्थ क्या है? छोड़कर, लेकर, देकर या हटाकर? देन नेक्स्ट देख लेते हैं, कविता में किस रस की प्रधानता है? कौन सी रस इसमें सबसे ज्यादा है? करुण, हास्य, वीर रस या वात्सल्य रस? खायो पठायो आयो, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, तुक या अंत्यानुप्रास, मानवीकरण? देन कविता की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या संस्कृत? पतियायो शब्द का अर्थ क्या है? डांटा, समझाया, विश्वास किया या भुला दिया? देन नेक्स्ट है, जिए शब्द का अर्थ क्या है? शरीर, मन, हाथ या आंख? चार पहर से क्या मतलब है? थोड़े समय का, पूरे दिन का, रात का या आधे दिन का? फिर 19 है, सूरदास तब बिहसी जसोदा में बिहसी का अर्थ क्या है? रोते हुए, सोचते हुए, हंसते हुए या चिल्लाते हुए? इस कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? युद्ध का वर्णन किया गया है, नीति का उपदेश है, बाल लीला है या मातृ स्नेह को दिखाया गया है? प्राकृतिक वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है। क्या है इसमें? तो आपको ये सारे आंसर्स मैंने यहाँ दे दिए हैं, लेकिन पहले आपको खुद से मार्क करना है। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने ये तीनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर की। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? जो बच्चे अभी तक बने हुए हैं वीडियो में, प्लीज लेट मी नो, है ना। 7, 8 और 9 तीन चैप्टर्स हमने देखे। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अच्छी वीडियो है और ये चैप्टर्स और बना दीजिए। ओके, सो विल मीट वेरी सून विद अ न्यू वीडियो with the new chapters. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.